हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आप देख रहे हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का, यानी इस साल का अब तक का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर भी और यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और उसका पीडीएफ मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, वो परचेज करना होगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, तो उसने 2025 का इस वर्ष का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 किसे चुना है? आंसर क्या होगा? पैरा सोशल। क्या है? पैरा सोशल। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में, काफ़ी चर्चा हो रही है इस शब्द की। क्या है? पैरा सोशल। क्या होता है ये पैरा सोशल? इस शब्द को किसी अनजान प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति का जो जुड़ाव है ना, उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तरफा रिश्ता होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, नेता या यूट्यूबर या टीवी कैरेक्टर या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर या फिर चैटबॉट उसको जानता है, समझता है, उससे बहुत लगाव रखता है, लेकिन वो उसको नहीं जानता है, दूसरे को। ठीक है, सरल भाषा में कहें तो आप किसी को जानते हैं, वो आपको नहीं जानता है। भावनाएं आपकी तरफ से होती हैं, दूसरे की तरफ से नहीं होती हैं। तो ये नए जमाने में पैरा सोशल काफ़ी चर्चा में ये शब्द है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस पर क्या कहा है? उनका कहना है कि अभी जो पूरा माहौल बदल रहा है ना, तो मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों, एआई चैटबॉट क्या हुआ? जैसे आप अपने मोबाइल में शायद रखा होगा आपने, कई सारे ऐप है, एआई ऐप है, जैसे कि ग्रोक है, चैट जीपीटी है और भी ढेर सारे, उससे बातचीत भी करते होंगे। तो एक तरफा पैरा सोशल जो संबंध है उसमें रुचि देखी गई है। अभी कुछ उदाहरण भी दिया गया है उनके द्वारा। ये देख रहे हैं फोटोग्राफ टेलर स्विफ्ट का है, और ये एक गायिका हैं बहुत मशहूर, और ट्रेविस केल्से हैं, ये फुटबॉलर हैं। तीन दोनों ने जब अपनी सगाई की घोषणा की थी तो कई सारे प्रशंसक वो जो हैं इनसे गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग इनसे कभी मिले भी नहीं थे। ओके, देखते थे। तो टेलर स्विफ्ट ने बहुत सारी बातें कही डेटिंग के बारे में, दिल टूटने के बारे में, और उससे लाखों करोड़ों प्रशंसक जो है ना वो जुड़े, और जिसके कारण मनोवैज्ञानिकों ने सितारों के साथ पैरा सोशल संबंध का वर्णन किया है। ऐसा ही कुछ एआई चैटबॉट के साथ भी हो रहा है। हम उस पर भी पूरी तरह से उसकी बातों को मानते हैं, तो एक तरह से उस पर हम मतलब भरोसा करते हैं। तो ये है पैरा सोशल। ओके, तो इसकी बहुत चर्चा रही है। और अगर हम कहेंगे कि क्या ये शब्द अभी अभी आया है क्या, पैरा सोशल, तो नहीं, ये आज का शब्द नहीं है, ये 1956 का है, जब शिकागो यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री डोनाल्ड हर्टन और रिचर्ड वोहल, तो उन्होंने देखा कि टेलीविज़न दर्शक जो है ना वो स्क्रीन पर जो आ रहे हैं कैरेक्टर, उसके साथ पैरा सोशल रिश्ते बनाते हैं, और असली परिवार और दोस्तों के जैसे बने हुए रिश्ते होते हैं वैसे मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने देखा कि कैसे टेलीविज़न जो है ना उस दौरान तेज़ी से बढ़ते हुए माध्यम में जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसके साथ सीधा मतलब जुड़ाव अपने आप को महसूस करता है। तो यही पैरा सोशल है जो कि 2025 में लगातार ऑनलाइन रहने वाले जो लोग हैं, वो यूट्यूबर से, प्रभावशाली व्यक्तियों से, इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर हैं उन सब के साथ वो एक तरह से संबंध विकसित कर रहे हैं। वो एक तरफा संबंध है, ठीक है, वो चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये पैरा सोशल ये शब्द है जो इस बार बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चित ये शब्द है और द हिंदू ने इस पर काफ़ी अच्छे से प्रकाशित किया है, तो आपको ये याद रखना होगा। एक और शब्द आने वाला है, ये तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी आएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। ओके, अच्छा हाँ, ये इस डिक्शनरी में कई सारे नए शब्द भी जोड़े गए हैं। डेलुलू, स्लोप, स्कीबिडी, ट्रेड वाइफ, इस तरह के बहुत सारे शब्द भी इसमें जुड़े गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है पैरा सोशल।
ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पसंद आए ना तो लाइक बटन दबाइएगा। और यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर कर लें। और बेल आइकन पे ना ऑल वाला बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन मेरे आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित किया है? इनमें से क्या आंसर होगा? आंसर है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ट्रंप ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है। और ये कब हुआ है? अभी हाल ही में, अभी नवंबर में, जब सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनको शॉर्ट में MBS भी कहा जाता है, वो पहुँचे अमेरिका और इनका भव्य स्वागत हुआ है अमेरिका में, वाइट हाउस में। और ये देख रहे हैं पूरी सरकार अमेरिकी वो इनके साथ बैठी हुई है। ठीक है, ये मुलाकात इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये हुई है। और यहाँ नहीं, ये आप फोटोग्राफ देखिए, ये है ट्रंप और ये है मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है F-35, दुनिया का जो सबसे उन्नत, सबसे बेहतरीन एडवांस जो फाइटर जेट है उनमें से ये एक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कुछ ना, यहाँ पर पूरा बिजनेस का मामला है। ओके, तो ट्रंप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, ट्रंप ने 18 नवंबर को ये ऐलान कर दिया है। ठीक है, क्या ऐलान किया है? नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे दिया है। अब ये नॉन नेटो एलाई क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि ये सऊदी अरब ने ये दर्जा पाने वाला 20वां देश बन गया है। और इससे पहले कौन कौन से देश हैं अगर हम देखेंगे, पूरी लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं, इनमें से कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मिस्र है, इज़राइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान पड़ोसी वो भी है, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, ये सब जो है ना वो ये दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। क्या भारत को ये दर्जा मिला हुआ है? नहीं, भारत को ये दर्जा नहीं है, लेकिन मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है अमेरिका के द्वारा, जो कि 2016 में अमेरिका ने दिया था। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आपके मन में होना चाहिए कि आखिर ये जो दर्जा दिया गया है वो आखिर है क्या, और क्यों इतनी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, ये जो दर्जा है ना, गैर प्रमुख या प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, ये अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष रणनीतिक दर्जा है। अमेरिका जो है ना वो देता है, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि नाटो का मेंबरशिप मिल गई है, बल्कि सुरक्षा, रक्षा, तकनीकी सहयोग, सैन्य उपकरण की खरीद बिक्री, इन सब में विशेष लाभ मिलता है। और इसी के तहत इसको माना जाता है रणनीतिक और राजनीतिक श्रेणी में। ठीक है, तो अमेरिका जो है ना वो अपने जो विदेश नीति है और राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके आधार पर किसी देश को मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर सकता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। फिर वहाँ की कांग्रेस यानी वहाँ की जो संसद है उनसे मंजूरी लेनी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नॉन एलाई मतलब नॉन नेटो एलाई जो है ना, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेटो की मेंबरशिप मिल रही है, नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही। और एक और बात है कि नेटो में एक नियम है ना, एक प्रावधान है कि अगर एक देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है, मतलब तीसरा देश नेटो के अलावा अगर उस पर कोई नॉन नेटो देश हमला करता है तो माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला हुआ है, सभी नेटो मेंबर्स पर हमला हुआ है। ये इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अगर इसने कह दिया है कि हमारा नॉन नेटो एलाई है और उस पर कोई हमला कर देता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सैन्य मदद देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्लियर होगी बात? महत्वपूर्ण बातें रही। अच्छा, अब क्या फ़ायदा मिलता है? ये एक तरह से सुरक्षा और रणनीतिक एक स्टेटस है, जिससे मतलब अमेरिका से उसको बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली जो सैन्य उपकरण है वो खरीदने में प्राथमिकता मिलती है। जो R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो ज्वाइंट रूप से कर सकते हैं। स्पेस, इसके अलावा डिफेंस, साइबर और खुफिया क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं। अब सवाल ये भी हो सकता है ना आपके मन में कि ये जो सऊदी अरबिया है ये प्यारा भारत है, और इधर चलते हैं
ठीक है, ये पश्चिम एशिया है। उसमें ये वाला जो देखना है आप, ये है सऊदी अरेबिया। इसको आखिर ये दर्जा क्यों मिला है? तो मैंने पहले बताया आपको कि ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, ठीक है। ट्रंप ने उससे, एमबीएस से ये वादा करवा लिया है कि $600 बिलियन का निवेश कर रहे हैं अमेरिका को लेकर। मतलब इतना निवेश का मतलब इतने का हथियार खरीद रहे हैं, या कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अमेरिका को फ़ायदा होने जा रहा है। तो जब से राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, तब से ये कह रहे हैं कि हम बिजनेस ला रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं दुनिया भर से, और उसमें बड़ी रकम ये दे रहा है, एमबीएस दे रहे हैं। एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के और प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, ठीक है। और वहाँ के जो किंग हैं सलमान, उनके बेटे भी हैं। ओके, तो कई सारी बातें हैं। एक तो सऊदी अरबियों को एक तरह से एक सुरक्षा कवच भी मिल रहा है, पहले से भी मिला हुआ है, लेकिन वो और जुड़ा रहना चाहता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इससे खासकर एशिया और मध्य पूर्व में जो प्रतिद्वंदी है ना ईरान, उसको ध्यान में रखते हुए उसको, सऊदी अरब को ज़रूरत है अमेरिका की, और उसके लिए उसको हथियार भी चाहिए बहुत महत्वपूर्ण, जैसे F-35 जेट की डिलीवरी जल्द ही शुरू कर देगा अमेरिका। ये कह दिया कि हमारी बातचीत हो चुकी है। 300 अमेरिकी टैंक खरीदने पर सहमति बनी है, सऊदी अरेबिया खरीद रहा है, ठीक है। टोटल 600 बिलियन तक की खरीद होनी है। हालांकि ये बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक भी जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात रही, ठीक है। तो ये जो खबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम गैर नाटो की बात कर रहे हैं तो नाटो की भी चर्चा कर लेते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। मेंबर कंट्री कितने हैं नाटो के? 32 मेंबर कंट्री है। प्रकृति कैसी है, मतलब नेचर इसका? तो ये सैन्य गठबंधन, मिलिट्री अलायंस है, और सदस्यों को सुरक्षा की गारंटी दी हुई है। यानी एक सदस्य पर हमला होता है तो माना जाएगा कि सभी सदस्यों पर हमला हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, और 2025 में ये जो दिन है वो 19 नवंबर को था, ठीक है। तो इस दिवस का उद्देश्य यही है कि जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो पल्मोनरी डिजीज है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। अब होता क्या है ये, पहले ये जानेंगे तभी तो जागरूक बनेंगे। देखिए ये फोटोग्राफ मैंने लगाया है, ठीक है, डायग्राम एक तरह से कह लीजिए, ग्राफिक्स है। फेफड़ा है और ये सांस की नली है। अब सांस लेते हैं हम लोग तो ये जो नलियां हैं ये फेफड़े के अलग अलग हिस्से में जाती हैं, और वहाँ से हम ऑक्सीजन जो ज़रूरत का है वो सोखता है, बाकी जो नाइट्रोजन वगैरह है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी नलियां होती हैं, तो क्या होता है ना, कई वजहों से ये जो नलियां हैं यहाँ पर ये चोक हो जाती है। तो ऐसे में हम जो सांस लेंगे, अगर जिस व्यक्ति का चोक हो गया है वो सांस लेगा तो हवा जाएगी नहीं फेफड़े में, और जब फेफड़े के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर ब्लड में नहीं जाएगा ऑक्सीजन, तो उससे दिक्कत होती है, घुटन होती है, मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो यही है। अब क्या है ना, पहले क्या था कि ये सब जो बीमारियां थी ना, COPD वाली बीमारियां, वो केवल और केवल उन्हीं लोगों को होती थी जो, मतलब ज़्यादातर कहिए ऐसा, जो सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, उनको ज़्यादा होती थी, ठीक है, दमा जैसी स्थिति हो गई। लेकिन अब चूँकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब जैसे ही ठंड शुरू हुई है, अब देख लीजिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। आज मैं गया और सर्दी सा महसूस हो रहा है, मतलब कि एलर्जी सी हो रही है। तो ये सब क्या, हम इसके द्वारा सांस के जरिए ना क्या कर लिया हम लोगों ने, हमने जब बाहर गए तो पॉल्यूशन और डस्ट बहुत सारा ले लिया। अब उसकी वजह से भी ये COPD के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक। पहले बुजुर्गों को ज़्यादा होता था, अब बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, ये सबको ये होने लगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कई सारी दवाएं देते हैं, उनमें एक प्रमुख होता है ये स्प्रे,
ठीक है, स्प्रे करते हैं, उससे जो नलियाँ हैं वो थोड़ी खुल जाती हैं और सांस लेना अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप शार्प लर्निंग ऐप जो कि गूगल प्ले पर है, वहाँ उसके जरिए करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी लेवल के, ये सब है। दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का है। तो इसमें क्या मिलता है ना, पिछले साल के कंटेंट मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, 2024 के भी, 2025 के अब तक मिलेंगे और अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा। और उसमें पीडीएफ मिलेगा 3 तरह के, और 3 तरह के हिंदी, मतलब 3 तरह के हिंदी में, 3 तरह के इंग्लिश में, जिसमें आपको एमसीक्यू विद नोट्स होगा, डिटेल जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ लिखा होगा। ओके, इसके अलावा वन लाइनर होगा और केवल एमसीक्यू होगा, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग। और ये सब जो पीडीएफ है ना, वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरह से आपको मिलता है। टेस्ट में भी मिलता है, करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं आप, ताकि तैयारी कैसे जान सकें, और आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शार्प लर्निंग ऐप पर है। और भी कई सारे बैचेज वहाँ पर चल रहे हैं। बिहार को लेकर ऑल इन वन बैच चल रहा है, जिसमें ढेर सारी एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है, पूरी टीम हमारी कर रही है। ओके, तो शार्प लर्निंग ऐप वो गूगल प्ले पर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस लेखक को दिया गया है? आंसर सुशील शुक्ल। ठीक है, क्या है? सुशील शुक्ल कहेंगे हम। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसके बारे में तो चर्चा हुई थी, कुछ महीने पहले इसके बारे में अनाउंस किया गया था, और अभी नवंबर को साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, उन्होंने ये अवार्ड दिए हैं दिल्ली में तानसेन मार्ग में जो त्रिवेणी सभागार है वहाँ पर। अब सवाल होगा कि ये सुशील शुक्ल को क्यों मिला ये अवार्ड? तो 1/12 एक लघु कथा संग्रह है, तो इसके लिए उनको ये खिताब जो है ना शानदार ढंग से दिया गया है। मध्य प्रदेश के मूलतः हैं वो, होशंगाबाद के, और बाल साहित्य में, मतलब बच्चों के लिए जो साहित्य है उसमें करीब 2.5 दशक से काम कर रहे हैं। कई सारी किताबें इनकी आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया है? आंसर का नितिन कुशलप्पा MP। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन किताबें लिखते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा, इनको किस लिए मिला है? ये बुक देख रहे हैं आप, यहाँ वाला, इस बुक के लिए मिला है। इसका नाम क्या है? दक्षिण, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड। ये कहानी संग्रह है जो दक्षिण भारत की 15 लोक कथाएं हैं महत्वपूर्ण, उन सबको इन्होंने फिर से स्वरूप दिया है। तो इस बुक के लिए इनको ये खिताब मिला है, ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है उसके विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं हम। अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं ये अवार्ड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी में सुशील शुक्ल को मिला है 1/12 लघु कथा के लिए, अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा MP को मिला है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड के लिए। तो ये हिंदी इंग्लिश वाला तो याद रखिएगा। बाकी जो भाषा है ना, अगर आप उस भाषाई क्षेत्र में रह रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। संस्कृत में प्रीति पुजारा को मिला है, असमिया में सुरेंद्र मोहन दास को मिला है, बांग्ला में त्रिदिब कुमार को चट्टोपाध्याय को मिला है, बोडो में विनय कुमार ब्रह्मा को मिला है, डोगरी में PL परिहार शौक को मिला है। ठीक है, गुजराती में कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट को मिला है, कन्नड़ में K शिव लिंगप्पा हंडी हल उनको मिला है, कश्मीरी में इजहार मुबाशिर को मिला है, कोंकणी में नैना अडारकर को मिला है, मलयालम में श्रीजीत मणिपुरी, हाँ मलयालम कहाँ गया, मलयालम में श्रीजीत मुथेदाथ को मिला है। ओके, मणिपुरी में शांतो M उनको मिला है, मराठी में सुरेश सावंत को मिला है, नेपाली में संगमो लेप्चा को मिला है, उड़िया में राजकिशोर परही को मिला है, पंजाबी में पाली खादिम को मिला है, राजस्थान में भोगीलाल को मिला है, संथाली में हरलाल मुर्मू को मिला है, सिंधी में हीना अगनानी हीर को मिला है, तमिल में विष्णुपुरम सर्वनन को मिला है,
तेलुगु में ये देख रहे हैं, बाकी नाम भी ये सामने आपको है, लगता है ये डबल आ गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये लिस्ट पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है, जो देख लेना आप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर टॉप स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा 10। कौन कौन से कितने मेडल जीते हैं? 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, ठीक है, भारतीय टीम ने, और टॉप पे रहा है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में ये 8 से 14 नवंबर तक हुआ है, ठीक है। भारत सबसे सफल राष्ट्र है और इस बार का जो आयोजन है वो 24वां संस्करण था। कौन कौन विजेता हैं उन सबके नाम देख लेते हैं एक बार लिस्ट। ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है महिला कंपाउंड में। धीरज बम्ब देवरा, पुरुष रिकर्व में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अंकिता भक्त ने महिला रिकर्व में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अनुता दास, राहुल और यशदीप भोगे, उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है पुरुष रिकर्व टीम में गोल्ड मेडल, ठीक है। अभिषेक वर्मा और दीप शिखा, तो इन्होंने महिला कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। राहुल ने पुरुष रिकर्व में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और बाकी नाम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट भी पीडीएफ में मैंने दे दिया है, जो गोल्ड वाले हैं ना उनको याद रखिएगा। अच्छा, सवाल घुमा के भी पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि अंकिता भक्त, उन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, तो किस खेल से जुड़ी हुई है? अब इस तरह से ही आपको याद रखना होगा, सवाल ऐसे पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे ना हमसे पूछते हैं कि ये बताइए कि खेल और खिलाड़ी का आता, उसको कैसे याद रखें? तो मैं बताऊं आपको कि खेल और खिलाड़ी के प्रश्न जो ना वहीं से आते हैं जो विजेता हैं, ठीक है। तो धीरज बम्ब देवरा ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तीरंदाजी के, आपको ये याद रखना है, ओके। कम से कम गोल्ड मेडल तो याद रखिएगा ही। वैसे तो बहुत सारे मेडल मिल रहे हैं, बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न करंट अफेयर्स में कहीं से भी आ जाता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 राजस्थान में आयोजित किया गया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, इन ब्रिटेन भी कह सकते हैं। तो ओके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर आयोजन हुआ है। 17 नवंबर से शुरू हो चुका है, 30 नवंबर तक ये होना है। कहाँ पर ये आयोजन चल रहा है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहीं पर ये आयोजन चल रहा है। 8वां संस्करण है, 250 करीब सैनिक शामिल हुए हैं, 240, हाँ, और सिख रेजिमेंट इसमें शामिल है जो अभ्यास कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कामिनी कौशल, उनका निधन हो गया 14 नवंबर 2025 को, तो इनमें से क्या थी? आंसर होगा अभिनेत्री, एक्ट्रेस। अभी उनकी उम्र 98 ईयर थी। 60 से भी ज़्यादा सालों तक उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया, भारतीय सिनेमा में मतलब शानदार अभिनय किया उन्होंने। तो 14 नवंबर को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी 1946 में की थी, क्लासिक फिल्म नीचा नगर में, ठीक है। कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। 1946 में कान फिल्म फेस्टिवल में पल्मे डी ओर उन्होंने जीता था अवार्ड। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। 19 नवंबर हर साल मनाया जाता है, ओके। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये तय किया था शौचालय के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विश्व की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? 20 नवंबर को, ठीक है। 20 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, चाचा नेहरू की जयंती पर, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। लाइव देखिएगा आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, बाय।